नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। 3 बज चुके हैं। मुंबई आज फिर 2 अभिनेत्रियों की खबर से गर्म रही। ड्रग्स कनेक्शन में जेल गई रिया चक्रवर्ती को अभी कुछ दिन और सलाखों के पीछे गुजारने होंगे। रिया की मुश्किलें बढ़ी तो कंगना और महाराष्ट्र सरकार में तकरार बनी हुई है। सरकार ने अब कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच कराने की तैयारी कर दी। और हम आपको बता दें कि ठीक 3:30 बजे हम आपको दिखाएंगे कंगना की नई हुंकार। रिया चक्रवर्ती की उम्मीदों को आज करारा झटका लगा। मुंबई सेशंस कोर्ट ने रिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जमानत के लिए अब हाईकोर्ट का रास्ता है। रिया के वकील सतीश मान शिंदे अगले हफ्ते बेल की अर्जी लगाएंगे। एनसीबी ने कोर्ट में बताया कि कई बड़े नाम रडार पर हैं और इस मामले में रिया से पूछताछ की दरकार अभी है। रिया की जमानत खारिज। रिया को जेल में रहना होगा। सोमवार को हाई कोर्ट में अर्ज। जेल से रिहा होने की रिया की उम्मीदों को आज फिर झटका लगा। सेशन कोर्ट ने रिया की बेल की याचिका को खारिज कर दिया। रिया के वकील अब बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन वो जल्दबाजी में नहीं है। सतीश मान शिंदे पहले ऑर्डर की कॉपी पढ़ेंगे, उनकी किन दलीलों को खारिज किया गया इसका जायजा लेंगे, नई रणनीति बनाएंगे और फिर पूरी तैयारी से बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि वो सोमवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सतीश मान शिंदे, उनका जो अभी प्राथमिक बयान आया है उसमें ये साफ है कि अगले हफ्ते यानी कि मंडे को ही वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि वो पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे और ऑर्डर पढ़ने के बाद ही देखेंगे कहाँ उनकी दलील फेल हुई, कहाँ उनको मुंह की खानी पड़ी, कहाँ एनसीबी की बात को माना कोर्ट ने। इन सब पे उनको अपना एक मजबूत ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अगले हफ्ते। रिया ने अपनी जमानत अर्जी में खुद को बेगुनाह बताते हुए नारकोटिक्स ब्यूरो पर जबरन बयान दिलवाने का आरोप लगाया, लेकिन सेशन कोर्ट में रिया का गेम नहीं चला। रिया पर एनडीपीएस कानून का सेशन 27A लगाया गया है, जो रिया की दलील पर भारी पड़ गया। परचेसिंग और फाइनेंसिंग में डिफरेंस है और वो ग्राउंड पे शी इज एंटाइटल्ड फॉर कॉन्स्पिरेसी इवन, और वो ये 2 ग्राउंड बनते हैं, इसलिए बेल रिजेक्ट हुआ। So when they move to Bombay High Court, पढ़न हाँ विटनेस, हाँ वो तो नॉर्मल जो रहता है वो तो हम लोग करती है कि विटनेस को इन्फ्लुएंस हो सकता है, एविडेंस टेम्पर हो सकता है, ये तो चीज होती है। रिया ही नहीं, ड्रग्स कनेक्शन में उसके भाई शौविक और बाकी 4 लोगों की जमानत अर्जी भी खारिज हो गई है। इनमें सुशांत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के साथ साथ 2 ड्रग पैडलर्स जैद विलात्रा और बासित परिहार भी शामिल हैं। रिया की तरह शौविक भी जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन जैद और दीपेश के वकील कल ही जमानत के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। पनिशमेंट 10 साल की है सर, और इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशियल स्टेज पे है। ये 2 पॉइंट लिया सर कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करते हुए सर। आगे हाई कोर्ट बिल्कुल सर। आर्ग्यूमेंट हमारी ये थी कि हमारे जितने भी सेक्शंस अट्रैक्टेड है वो बेलेबल सेक्शंस है, उसके अंदर एक भी नॉन बेलेबल सेक्शंस लगाया नहीं गया हमारे क्लाइंट के ऊपर। रिया और शौविक के ऊपर 27A लगाया गया जो नॉन बेलेबल है, लेकिन हमारे क्लाइंट के ऊपर वो नहीं लगाया गया। कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 29 का सेक्शन है, बट उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड देन काइजान इब्राहिम जो है अदर अक्यूज, ही हैज अ मच हायर रोल एंड ही इज बीन रिलीज्ड, उसका बेल हो गई है, तो वी वर आल्सो क्लेमिंग पैरिटी विद हिम। ड्रग्स कनेक्शन में रिया की मुसीबतें अभी और बढ़ने वाली है। नारकोटिक्स ब्यूरो इस मामले को और आगे ले जाने की तैयारी कर चुकी है। एनसीबी रिया के सहारे ड्रग्स के काले कारोबार के बड़े नामों तक पहुंचना चाहती है। जाहिर है एनसीबी इसी दलील को हाई कोर्ट में भी आजमाएगी। अगर उन 25 तक पहुंचना है तो ये देखना है कि पेडलर कौन था, कहां से सप्लाई हुई, रिवर्स प्रूफ जिसे कहते हैं। सबसे जब सबूत पुख्ता होंगे, पेडलर्स पकड़े जाएंगे, जो फाइनेंशियल ट्रेल है वो पकड़ा जाएगा, तब शायद इन नामों का खुलासा, और तब एक-एक को सम्मन भेज करके एनसीबी मुख्यालय अगले कुछ दिनों तक ये मुंबई में जो सबसे बड़ी घटना हो रही है उसका केंद्र बना रहेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिल्ली जोन के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं। मल्होत्रा आज एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रिया से पूछताछ में कई बड़े नाम भी सामने आए हैं। एनसीबी ने इसे लेकर डोजियर भी बनाया है। आज की बैठक में इसे ही मुकम्मल तस्वीर दी जाएगी। अरविंद ओझा, मुनीश पांडे और आशुतोष मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, मुंबई आज तक। तो मतलब ये कि 22 सितंबर तक रिया अब जेल में रहेंगी। हालांकि आपको बता दें कि अभी हाई कोर्ट में याचिका का दरवाजा आगे खुला है। हाई कोर्ट में याचिका अब सोमवार को लगेगी। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि कम से कम आज, कल और परसों अब 3 दिन रिया चक्रवर्ती को जेल में गुजारने पड़ेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट का रुख उनकी जमानत पर क्या रहता है
इससे तय होगा कि आगे वो जेल में रहेंगी या फिर बाहर आ पाएंगी। हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लाइव आ गए, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अरविंद, आगे क्या होगा? जी देखिए, आगे यही होगा, जो हाई कोर्ट है वहां पर जाएंगे तमाम लोग। अब तक उनको ऑर्डर मिल चुका होगा और रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दूं कि जैसे ही बेल रिजेक्ट हुआ, एक करारा झटका लगा रिया चक्रवर्ती और बाकी जितने आरोपी हैं उनको। जरा आपको तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा। ये जो सेशन कोर्ट है, इसी पर रोहित सुबह से निगाहें बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया, करारा झटका लगा। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती समेत ड्रग पैडलर और जितने भी आरोपी हैं, जो पूरा मामला ये फंस रहा है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बकायदा दलील दी थी कि अभी जो जांच है वो इनिशियल स्टेज में है। ऐसे में जो तमाम आरोपी हैं उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, जबकि रिया चक्रवर्ती समेत तमाम आरोपियों के वकील ने कहा, खासतौर पर रिया के वकील ने, कि उनसे जबरन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बयान दर्ज कराया है। लेकिन अदालत ने तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो पक्ष था उसको माना। उसके अलावा इसमें जो एक सेक्शन है रोहित 27A, इसके तहत ये काफी संगीन धारा है, इसमें गैर जमानती धारा है। लिहाजा जो कोर्ट है उसमें तमाम आरोपियों, रिया समेत सबके बेल रिजेक्ट कर दिए हैं। यानी रिया चक्रवर्ती को भी भाई कला जेल में कुछ रातें और गुजारनी पड़ेगी। वहीं अब जो तमाम आरोपी हैं वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। रोहित, बिल्कुल अरविंद ओझा, आप रहिएगा, हमारे साथ वापस आते हैं आपके पास। अरविंद ओझा बता रहे हैं कि अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, लेकिन अभी तक जमानत को मंजूरी नहीं मिली है। रिया की पूरी ड्रग्स मंडली थी जो उसके कहने पर ड्रग्स खरीदती थी। वो बताती थी उसे क्या चाहिए, कितना चाहिए, यहां तक कि उसका भाई भी रिया के कहने पर ड्रग्स का इंतजाम करता था। सूत्रों के मुताबिक रिया ने कई नामों का खुलासा भी किया और एनसीबी ने बॉलीवुड के कुछ बड़े नामों को लेकर एक डॉजियर भी तैयार कर लिया। रिया ड्रग्स मंडली से जैसे जैसे पर्दा उठता जा रहा है, रिया की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टारगेट पर रिया चक्रवर्ती का पूरा ड्रग्स गैंग ही नहीं है, बल्कि वो बड़े नाम भी हैं जो रिया और शौविक के बयान में सामने आए। अब रिया उसके लिए भी एनसीबी की सीढ़ी बनेगी। रिया की ड्रग्स मंडली में अब तक जो खुलासे हुए हैं उसमें भाई शौविक के साथ साथ कई नाम सामने आए हैं। मसलन रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा, बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, अब्बास लखानी, करण अरोड़ा, जया साहा, श्रुति मोदी, गौरव आर्या। रिया ड्रग्स गैंग पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जैसे ही हाथ डाला, एक के बाद एक नाम सामने आने लगे। अब गिरफ्तारी की इस पूरी चेन को समझिए, कैसे एनसीबी की टीम ने ड्रग्स गैंग पर हाथ डालना शुरू किया। सबसे पहले अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के जरिए नारकोटिक्स की टीम जैद तक पहुंची। 20 साल के जैद के पास से 9 लाख से ज्यादा कैश और विदेशी करेंसी मिली। पूछताछ में जैद ने शौविक के ड्रग्स कनेक्शन का भी खुलासा किया। जैद के जरिए ही नारकोटिक्स बासित परिहार तक पहुंची। बासित ने शौविक को जैद का नंबर दिया था। शौविक की ड्रग्स कंपनी का पीछा करते हुए नारकोटिक्स की टीम इब्राहिम उर्फ अकात, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का जैद, बासित और इब्राहिम से कनेक्शन फुटबॉल से जुड़ा। शौविक फुटबॉल का शौकीन है और यही शौक उसे ड्रग्स के जाल में उलझा चुका है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़े अब्दुल बासित परिहार से शौविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में हुई थी। कहते हैं ड्रग्स गैंग का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लब्स में अपने ड्रग्स का धंधा चलाता था। शौविक और बासित दोनों दोस्त बन गए। उसके बाद बासित का शौविक के घर आना जाना शुरू हो चुका था। बासित ने खुलासा किया कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था, जबकि कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ आता था। कैजान इब्राहिम और बासित के पुराने ताल्लुकात थे। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इम्प्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ उसके 5 और पार्टनर्स हैं। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए जैद और बासित मुंबई के बड़े ड्रग माफिया सोहेल से ड्रग की खेप लेकर आगे सप्लाई करते थे। सोहेल विदेशों से ड्रग्स मंगवाया करता है और फिर उसे मुंबई में बेचता था। इस गैंग में कैजान इब्राहिम और शौविक भी हैं। शौविक के जरिए ड्रग माफिया बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करता था। रिया के शिकंजे में आने के बाद एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के हर तार को खंगालने में जुटी है। एनसीबी को उम्मीद है कि ये तार उन्हें डर्टी गेम के बड़े बड़े नामों से जोड़ देंगी। अरविंद ओझा, मनीष पांडे और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। तो सीधे अरविंद ओझा के पास एक बार फिर से आपको ले चलते हैं। अरविंद ओझा, लगातार इस बात को लेकर चर्चा रही कि रिया और शौविक से पूछताछ के बाद, ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद कुछ बड़े नाम सामने आए हैं जिनको लेकर एक डॉजियर एनसीबी ने तैयार किया है।
इसकी जांच कब शुरू होने वाली है? जी मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, तो मैं आपको बताता हूं कि केपीएस मल्होत्रा जो दिल्ली जोन के डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो काफी दिनों से मुंबई में मौजूद थे और जैसे ही रिया गिरफ्तार हुई उसके बाद कल वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आज वो एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना जो इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहे हैं, राकेश अस्थाना से आज शाम वो मुलाकात करेंगे। जो डोजियर तैयार हुआ है जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, कई बड़े ड्रग पेडलर हैं मुंबई के जो अलग अलग इलाकों में ड्रग सप्लाई करते हैं, खासकर बॉलीवुड टाउन में ड्रग सप्लाई करते हैं। तो आज इसको लेकर कल ही जो केपीएस मल्होत्रा है वो रवाना हुए हैं। हालांकि आधी टीम फिलहाल मुंबई में मौजूद है और कल रवाना हुए हैं, कल पहुंचे हैं और उसके बाद आज शाम को राकेश अस्थाना से मुलाकात होगी। रणनीति तय होगी कि अब आगे की जांच कैसे आगे बढ़ानी है। लेकिन आने वाले दिनों में बताऊंगा आपको कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच है, जैसे फिलहाल केंद्र में बनी हुई है, वैसे ही आने वाले दिनों में जो नारकोटिक्स कंट्रोल की जांच है इस पूरे मामले में, वो भी केंद्र में बनी रहेगी और कई बड़े बड़े खुलासे होंगे जिसका हमें इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, अरविंद ओझा आप रहिएगा, हमारे साथ वापस आएंगे। बड़े बड़े खुलासे होंगे कई। अरविंद ओझा ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि एनसीबी ने एक पूरा डोसियर तैयार कर लिया है जिसमें कई सितारों के नाम हैं और एनसीबी जल्दी इस पर जांच आगे शुरू कर सकती है। रिया की जेल की नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जब उसके खिलाफ परिवार ने सुशांत सिंह राजपूत के केस कर दिया था। फिर रिया पर शिकंजा कसता चला गया। सीबीआई, ईडी के बाद एनसीबी की एंट्री से रिया सलाखों के पीछे। कमाल तो ईडी ने किया ही। पैसे के लेन देन से ईडी रिया की चैट तक पहुंची जिससे ड्रग्स कनेक्शन का पूरा राज खुलकर सामने आ गया। 26 जुलाई 2020 सामने आया परिवार। रिया के खिलाफ पटना में एफआईआर। सुशांत के परिवार ने रिया के खिलाफ एफआईआर की। इसमें बाकायदा रिया का नाम था। रिया पर प्यार में सुशांत को फंसाकर उसके पैसे निकालने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। 28 जुलाई 2020 एक्शन में बिहार पुलिस। पटना पुलिस ने मुंबई जाकर जांच की। पटना में केस दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस एक्शन में आ गई। 28 जुलाई को बिहार पुलिस की एक टीम मामले की तफ्तीश के लिए मुंबई जा पहुंची, लेकिन जांच के अधिकार को लेकर मामला उलझ गया। केस मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस हो गया। तब बिहार के डीजीपी खुलकर सामने आए और मुंबई पुलिस पर जांच में रोड़ा अटकाने का भी आरोप जड़ दिया। तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिली, हमें पीएम रिपोर्ट नहीं मिली, हमें इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं मिली, हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला घटनास्थल का, हमें कोई वहाँ की वीडियोग्राफी नहीं मिली, हमें वहाँ की कोई फोटोग्राफी नहीं मिली। कितने लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, उनसे क्या सूचना हासिल हुई है, उसकी भी जानकारी हमको नहीं मिली। 6 अगस्त 2020 सीबीआई की एंट्री। रिया समेत 7 के खिलाफ एफआईआर। सीबीआई की एंट्री के बाद रिया पर शिकंजा कसा। सीबीआई ने जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया उनमें रिया का नाम भी शामिल है। सीबीआई ने अब तक 4 दिनों में रिया से 35 घंटे की पूछताछ की थी। रिया का सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, पूर्व मैनेजर और स्टाफ से आमना सामना भी कराया गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के ड्रग्स पर किए गए सवालों पर रिया बौखला गई और इसी के बाद एनसीबी एक्शन में आ गई और यहीं पर आकर रिया फंस गई। 7 अगस्त 2020 एक्शन में ईडी। परिवार से पूछताछ शुरू की। ईडी की जांच से रिया की घेराबंदी और कड़ी हो गई। ईडी ही रिया की ड्रग्स चैट को सामने लाई। व्हाट्सएप चैट में रिया कई बार ड्रग्स को लेकर बातचीत करती रही। 26 अगस्त 2020 जांच में एनसीबी की एंट्री। ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू की। नारकोटिक्स ब्यूरो ने सबसे आखिर में एंट्री मारी, लेकिन एक्शन में सबसे आगे रही। ईडी से मिली ड्रग्स वाली चैट को एनसीबी ने खंगाला और उसकी हर कड़ी को जोड़ना शुरू किया जो इससे जुड़ी थी। 4 सितंबर 2020 शौविक गिरफ्तार। ड्रग्स कनेक्शन में कसा शिकंजा। रिया की चैट पर उसका भाई शौविक भी गिर गया। चैट में खुलासे की तस्दीक गिरफ्त में आए 2 ड्रग पेडलर्स ने भी की। इसके बाद शौविक की गिरफ्तारी हुई। 6 सितंबर 2020 एनसीबी की जांच तेज। रिया से पूछताछ की तैयारी। भाई की गिरफ्त में आने के बाद से ही तय था कि अब रिया की बारी है और रिया से 3 दिन लगातार पूछताछ में वो ड्रग्स को लेकर सारी सच्चाइयां बयां करती गई, जिनसे वो इनकार कर रही थी और अब उनकी मुश्किलें कोर्ट तक जा पहुंची। 8 सितंबर 2009 रिया की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी सीबीआई के लिए बनेगा केस का आधार। और फिर वो दिन आ गया जब रिया को जेल जाना पड़ा। नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने रिया का बयान इतना बड़ा सबूत बन गया कि रिया को जमानत नहीं मिली। अभी तो शुरुआत है, रिया की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। अब तो सीबीआई भी इसी आधार पर शिकंजा कसेगा। आशुतोष मिश्रा, अरविंद ओझा के साथ मौसमी सिंह, मुंबई आज तक।
तो 3 कबूलनामे थे जिनकी वजह से रिया घिर गई और आज अदालत ने एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया। शौविक चक्रवर्ती रिया के भाई, सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व सहयोगी और दीपेश सावंत ड्रग पेडलर, ये 3 कबूलनामे थे जिसमें उनके भाई रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने खुद कह दिया कि रिया के कहने पर उसने ड्रग्स खरीदी थी। सैमुअल मिरांडा ने बताया कि रिया के कहने पर शौविक के जानकार से उसने ड्रग्स प्रोक्योर की थी, यानी कि खरीदी थी। और दीपेश सावंत ड्रग पेडलर ने कहा रिया के कहने पर शौविक के जरिए वो सुशांत के घर पर ड्रग्स लाया था। और इन्हीं 3 कबूलनामों के आधार पर रिया चक्रवर्ती फंस गई। रिया के खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5-5 सबूत एनसीबी ने अपनी जांच में जुटाए और उन 5 सबूतों के आधार पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कार्रवाई हुई। लिहाजा रिया चक्रवर्ती आज जेल में है। तो अरविंद ओझा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जो लगातार जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। अरविंद ओझा, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5-5 सबूत रिया चक्रवर्ती के खिलाफ थे जो एनसीबी ने जुटाए और जो उस पर इस कार्रवाई का आधार बने। जी बिल्कुल, और जब आपने सबूतों की बात की तो मैं बताऊं आपको कि देखिए ये जरा आप तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। 67 एनडीपीएस एक्ट में ये शौविक चक्रवर्ती का बयान है रोहित, जो आज तक के पास मौजूद है। आज तक ने बकायदा इसका खुलासा किया था और ये शौविक चक्रवर्ती का हमारे पास बयान जो मौजूद है रोहित, इस बयान के मुताबिक शौविक चक्रवर्ती ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं और अपने भाई के ही कहीं न कहीं कबूलनामे में 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कबूलनामा था उसी कबूलनामे में रिया चक्रवर्ती भी फंसती नजर आई। शौविक चक्रवर्ती ने कबूल किया है कि वो सुशांत सिंह के घर पर ड्रग्स पहुंचाता था। हालांकि ये भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर, और शौविक चक्रवर्ती ने भी कहा कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत भी ड्रग्स की खरीद फरोख्त करते थे, कई ड्रग पेडलर से कांटेक्ट में था। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा जिससे रिया फंसती नजर आई वो ये कि कई बार रिया चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स आया और उनके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है। तो इस तरीके से ड्रग पेडलर शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती सभी को गिरफ्तार करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बकायदा एक मजबूत केस तैयार किया, सिंडिकेट तैयार किया, सिंडिकेट की तरह दर्शाया कि ये पूरा सिंडिकेट की तरह काम करता था, जिसमें रिया भी एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रही थी। और शायद यही वजह है कि 27A लगाया गया, जो इस केस में रिया चक्रवर्ती के गले की फांस बन गया है और उनकी जमानत अर्जी बार बार खारिज हो रही है। तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ऐसी कई गवाहियां हैं, व्हाट्सएप चैट है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जिसके आधार पर काफी मुश्किलों का सामना अदालत में करना पड़ रहा है। कम से कम फिलहाल जमानत में, आगे जब ट्रायल चलेगा, चार्जशीट होगी तब देखना होगा, लेकिन फिलहाल जमानत दूर की कौड़ी है। शायद यही वजह है कि अब जो इसके बाद का जो विकल्प है वो है हाईकोर्ट का विकल्प। ठीक, वापस आएंगे अरविंद ओझा आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लें, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रही जंग की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।